बम्बई के कुछ लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था स्वामी जी के सामने कि पोस्टमार्टम कराइए आप, लेकिन स्वामी जी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जल्दी में वो संस्कार करा दिया। फिर सुनने को ये भी मिला कि स्वामी जी ने ये कहा कि पोस्टमार्टम करा लीजिए आप, यदि मेरे खिलाफ रिपोर्ट आएगी तो कैसे से बदलवा दूंगा उसको। बीटेक तो पूरा किया उसने, भाई बीटेक की डिग्री है उसकी, छोड़ कहाँ से दिया? एमटेक छोड़ा था, एमटेक, हाँ एमटेक 1 साल करके छोड़ दिया था। जब ये स्टूडेंट लाइफ में इलाहाबाद चले गए तब खाली 5 किलो घी मैं इनको खाने के लिए दिया करता था हर महीने। को उसकी माँ ने उसके बाल पकड़ के चौखट में शर्मा दे मारा कि जब हमने कभी गलत काम के लिए नहीं कहा तो तुम इस गलत काम के लिए क्यों चले गए और हमको बोल के नहीं गए। तो चौखट में सर लगने से खून भी निकल आया था उसका। हमारे माँ बाप गलत काम नहीं करने को कह रहे हैं तो तुम दूसरों को मत कराओ। जी माता जी। इसलिए हमने उसको गुस्सा आई, मुझे उसने पिटाई कर दी। ये है चेन्नई के निरंजन वर्मा, ये भी अब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन वो कहा करता था प्रेम तो करता हूँ मैं, लेकिन लगाव नहीं है मुझे आपसे। मैंने राजीव भाई दीक्षित से 4 घंटे बात की। मैंने कहा भाई तू जो है अब ये इमरजेंसी की बात है, उसको उसके खानदान में डायबिटीज है, उसको हार्ट अटैक है। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि जेनेटिक बीमारी थी, तो स्वामी जी क्या जेनेटिक का अर्थ जानते हैं? जेनेटिक की परिभाषा क्या है? वही जेनेटिक की परिभाषा है कि परिवार में माता पिता को कोई रोग रहा हो, वो रोग फिर बच्चे में आ जाए, वो जेनेटिक हुआ करता है। तो हम तो जिंदा बैठे हैं और हमको तो कोई रोग नहीं है, किसी को डायबिटीज वगैरह कुछ कभी नहीं, किसी को नहीं। ये तो प्रदीप को हुआ है, हुई है अभी, हमारे परिवार में कभी नहीं, न किसी को कोई अटैक आया, न डायबिटीज हुई, न कभी कोई किसी को कैंसर हुआ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई परिवार में। CSIR दिल्ली में उस वक्त APJ कलाम आ चुके थे और सैटेलाइट शुरू हो गया था, तो उनके साथ 2.5 साल काम किया, 2.5 साल रिसर्च की। तो भैया ये यार मेरी विधा जिंदा रखो, तो मेरी इसका साहित्य का अध्ययन करो और डॉक्टर बन जाओ तुम। तो उनके साहित्य से अध्ययन करके वो एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर ही बना, जिसके हमने 2-4 केस ऐसे देखे तब हमको ज्ञान हुआ कि हाँ इसको अच्छा ज्ञान है। मतलब उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली? ना कहीं से, केवल ज्ञान से। तो देश की कोई समस्या इसके हाथ उसमें होगी, तो एकांत में बात की तो उसने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसने माथा ठोंका कि मैं तो ये सोचता था कि आप जज हैं तो कोई देश की समस्या आपके साथ में होगी और आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। माफ़ करना, मैं शादी करना नहीं चाहता। 3 बस में आगरा से वहाँ एटा जाने के लिए बस में जाना पड़ता था, ट्रेन नहीं थी। तो अपने थैलों को रखने के लिए भी टिकट लिया करता था वो। अच्छा। 3 सीट की जो टिकट होती है, पूरी सीट की टिकट ले लेता था और अपना सामान उस पर रख के लाता था। कि ऐसे ईमानदार लड़के के साथ शादी करोगे जिस कैसे गुजारा होगा हमारा, जो सामान की भी टिकट लेके चलता है बस में। अच्छा। हाँ। या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तब ये झटके आने लगे तुम्हारे? पूरी हिस्ट्री जानने के बाद वो बोला कि पिताजी 3 दिन में ये दौरे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने भैया 10 साल से ऑल इंडिया में यार इलाज चल रहा है इस लड़की का और 3 दिन में तुम दौरा ख़त्म कर दोगे, कैसे ख़त्म कर दोगे? तो हाँ पिताजी 3 दिन से चौथा दिन नहीं लगेगा। 3 दिन में दौरा ख़त्म हो गई, वो लड़की अभी मौजूद है। मास्टर जो पढ़ाते थे क्लास में उसको सुन के ही याद कर लेता था, और जब इम्तहान आते थे तो हम कहते थे कि भैया कुछ तैयार कर लो यार, तो पिताजी मुझे सब याद है। पिताजी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। पिताजी मैं आपसे बस जो हम जानना चाहते हैं भाई राजीव दीक्षित के बारे में। पूरा देश आज उनको 3 साल राजीव भाई को गए हुए हो गए, पूरा देश उनको उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा याद करने लगा है। और कहीं ना कहीं हर किसी के मन में सवाल रहता है कि राजीव भाई क्या अवतार थे, कोई महापुरुष थे, कोई संत थे, क्या थे जो इतना बड़ा काम करके चले गए। जो थे इस दुनिया में तब किसी ने उनका पूछा नहीं, चले गए तो एकदम से जब पूरा जो युवा वर्ग है वो उनके लिए मरने मारने को आज उठ बैठा है, देश के लिए कुछ करने को उठ बैठा है। तो बस आपसे यही जानना था कि लोग जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से, ये पूरा संस्कार कहाँ से चला आ रहा है। आप अगर आप सोचते हैं उनके पिता होने के नाते,
आपको गर्व महसूस होता होगा, तो आज सोचते होंगे आपकी कहाँ से हमने किस पुण्य का हमारे पास आया है राजीव दीक्षित। तो आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे तो लोगों को भी पता लगेगा। ऐसा है भैया कि मुझे अपनी 7 पीढ़ी का ज्ञान है। जी। मेरी 7 पीढ़ियों में अभी तक कोई इतना समाज सेवी ज्ञानवान कोई नहीं पैदा हुआ। 8वीं पीढ़ी में इसका जन्म हुआ और जन्म होने के टाइम पे कुछ निशान ऐसे थे जिससे कि लोगों ने ये कहा कि ये तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत योग्य बनेगा। फिर इसकी कुंडली भी बनवाई गई, तब भी लोगों ने यही बताया कि ये बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत काम करेगा, देश की सेवा करेगा, ये सब काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने तो लालन पालन बच्चे का जैसे किया जाता है उसी हिसाब में किया। मैं कभी ये नहीं जानता था कि ये देश के लिए या देश का इतना समाज सेवी बनेगा। मैंने शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया इसको। तो 8वें तक ये मेरे 8वें क्लास से ही इसने अपने स्कूल में नाटकों में भाग लेना, भाषण करना वो कर दिया था। और हाई स्कूल से तो पूरा व्याख्यान स्टेज पे देने लगा था ये। इंटर तक ये मेरे साथ रहा था और इंटर के बाद जब इसके ट्यूटरों ने मुझे ये बताया कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, आप इसको कहीं बाहर भेजें, तो मेरे दिमाग में, मैं किसान परिवार से हूँ और किसानी बात थी, वो तो थोड़ा पढ़ लिख गया इसलिए शहर में नौकरी करने पहुँच गया, इसलिए इतना हो गया। वरना मेरे माँ बाप को इतना भी ज्ञान नहीं था कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। अपने आप ही स्कूलों में पहुँच गए, दाखिल हो गए और शिक्षा ले ली और उसके बाद नौकरी में चले गए। तो जब ये पैदा हुआ तो मैं ये जब ट्यूटर ये कहने लगे कि इसको बाहर भेजना है तो सोचा करता था कि कहाँ भेजें, हम तो जानते नहीं थे, देहाती बच्चे। तो एक ट्यूटर बोले कि अपने यहाँ केवल 2 ही स्थान ऐसे हैं, एक तो इलाहाबाद और एक दिल्ली, जहाँ शिक्षा का अच्छा क्षेत्र है और जहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों की डिग्रियाँ भी मिलती हैं। आईएएस बनाने की वो योजना है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था तो एक मेरे रिश्तेदार, जहाँ मैं फिरोजाबाद में रहता, इसकी इंटर तक की शिक्षा फिरोजाबाद में पीटी जैन इंटर कॉलेज में हुई थी। वहाँ से इंटर करने के बाद इलाहाबाद की विचार बना तो एक रिश्तेदार थे नज़दीकी, उनके एक बड़े भाई, छोटे भाई बनवारी लाल शर्मा, हेड ऑफ़ द मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने राय दी कि आप वहाँ भेज दीजिए और वहाँ एडमिशन हो जाएगा इसका। तो वहाँ ले गए इसको। उन्होंने एक शर्त रखी कि साहब का बच्चा यदि टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा तो एडमिशन हो जाएगा, मैं सिफारिश करने नहीं जाऊँगा। क्योंकि वो राजनेता थे और विनोबा भावे के साथ काम किया था उन्होंने भू आंदोलन में, तो वो इसमें राजनीति में पड़ गए थे आंदोलनों में, और आंदोलनों का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो वो टेस्ट में बैठा ला, क्वालिफाई कर लिया, बीएससी में एडमिशन हो गया। 2 साल बीएससी करने के बाद फिर इसने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद एमटेक में एडमिशन ले लिया कानपुर आईआईटी में। वहाँ 1 साल की पढ़ाई करने के बाद इसको रिसर्च मिल गया। तो उस रिसर्च का विषय था इसका 5th फोर्स। 5th फोर्स में ऐसा है कि महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसकी तरंगें अब भी हवा में गूंज रही हैं। उस विषय का ज्ञान करने के लिए रिसर्च इसको मिली थी 5th फोर्स। अच्छा। हाँ, तो उसमें इसने CSIR दिल्ली में उस वक्त APJ कलाम आ चुके थे और सैटेलाइट शुरू हो गया था। तो उनके साथ 2.5 साल काम किया, 2.5 साल रिसर्च की। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि सैटेलाइट शुरू हो गया था अपने यहाँ। तो अमेरिका को ये लगा कि अब तो भारत पता नहीं कितना ऊंचा जाएगा, सैटेलाइट शुरू हो गया इनका। किस साल की बात है पिताजी? ये हमको साल भैया दीपू से पूछना। अच्छा। हाँ, साल हमको याद नहीं है कोई भी। तो अमेरिका को डर, हाँ, अमेरिका को ये डर लगा कि ये अब तो भारत बहुत ऊंचा जाएगा और कैसे इसका सैटेलाइट ख़त्म हो। तो उस वक्त नरसिंह राव की सरकार थी। अच्छा। तो नरसिंह राव से किसी बात पर अमेरिका का समझौता हुआ। तो अमेरिका ने 2 ही शर्त रखी कि एक तो आप सैटेलाइट बंद करें अपना, और दूसरे इसरो में जो आपके वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक आपके काम करेंगे, मोहर हमारी लगेगी। तो नरसिंह राव ने दोनों ही शर्त स्वीकार कर ली उनकी। अच्छा। हाँ, तो APJ कलाम को भी हटा दिया
और उसके बाद जब APJ कलाम को हटा दिया तो राजीव, इसरो में उस वक्त 700 वैज्ञानिक काम कर रहे थे। अच्छा। तो 700 वैज्ञानिकों में से 350 वैज्ञानिक ये कह के छोड़ के चले गए कि हम भारत के लिए काम करेंगे कि देश विदेश के लिए काम करेंगे। अच्छा। हम नहीं यहाँ उसमें काम करेंगे जी। इस शर्त पे। तो 350 छोड़ के चले गए थे। जी। तो जब उनको APJ कलाम को वहाँ से हटाया तो ये राजीव भी फिर छोड़ के चले गए वहाँ से। अच्छा। हाँ, और ये छोड़ के फिर बम्बई पहुँचे। अच्छा। बम्बई में एक एंकर बिजली वाले हैं जिनकी भारत में 24 ब्रांच हैं। तो वहाँ जो हाँ, ये बिजली का जो सामान आता है। तो इनसे पहले एक कंसल्टेंट इंजीनियर उनका था अमेरिका का। अच्छा। तो उसके ज़माने में इस कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो उसके बाद जब राजीव वहाँ बम्बई पहुँचे तो राजीव से परिचय हुआ उसका कि भैया हमको भी थोड़ा सलाह दे दो तो हमारा ये काम चलना लगे। तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि एक तो मैं एग्रीमेंट नहीं करूँगा। अच्छा। जिस दिन मेरे मन में आएगा उस दिन मैं छोड़ के चला जाऊँगा, और ये शर्त है कि आपका लॉस पूरा करा जाऊँगा और आपकी कंपनी सही से काम करने लगी, इतना मैं आधार आपका कर दूँगा। तो उस कंपनी वाले का केवल ये था कि केवल महीने में 8 दिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो तब 8 दिन आप हमको दीजिए, बाकी 22 दिन आप कुछ भी करें, हमको कोई एतराज़ नहीं। उसने गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, अच्छी तनख्वाह देने लगा। तो 22 दिन में ये दक्षिण भारत में अपना आज़ादी बचाओ आंदोलन जो इलाहाबाद से शुरू किया था इन्होंने, उसमें उसका प्रचार किया करते थे दक्षिण भारत में। अच्छा। तो 2.5-3 साल उस कंपनी के साथ भी काम किया उन्होंने एज ए कंसल्टेंट इंजीनियर। जी। जब उसका लॉस पूरा हो गया और इनके स्वदेशी वो आज़ादी बचाओ आंदोलन का बाद दक्षिण भारत में प्रचार हो गया, सो ही बस इन्होंने बोल दिया कि भैया अब हम जा रहे हैं। अच्छा। बहुत उसने मना किया कि मैं पैसे और दे दूंगा और आपको सुविधा और दे दूंगा, क्यों छोड़ के जा रहे हो। तब तो उसने ये सोचा था कि अरे लड़के हैं ऐसे कहा ही करते हैं, कौन छोड़ के जाएगा जब मैं सुविधा दूंगा और पैसे अच्छे दूंगा। तो फिर बोले कि नहीं, मैं वो नौकरी करने के लिए नहीं आया था, मैं देश सेवा करने के लिए आया। वो तो तुम्हारा मिल गया, मुझे दया आ गई, इसलिए तुम्हारे साथ जुड़ गया मैं। तो वहाँ से फिर बम्बई से और ये यहाँ वर्धा आए। तो यहाँ एक धर्मपाल जी वर्ल्ड हिस्टोरियन रहा करते थे। उनकी कहानी ऐसी है कि वो पहले नौकरी किया करते थे, लेकिन उनको ये ज्ञात हो गया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने के दस्तावेज़ हमारे लंदन में यूनिवर्सिटी वो लाइब्रेरी में पड़े हैं। उनको ये लाया जाए और उनका के अध्ययन करके उसको प्रचार किया जाए तो देश की जनता को ये पता लगेगा कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था और भारत में क्या हुआ था। उसकी कहानी ये है कि वो लंदन पहुँचे और लंदन लाइब्रेरी में एक महिला लाइब्रेरियन थी। उससे बोले कि भैया हमारे यहाँ के दस्तावेज हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के, वो हम चाहते हैं कॉपी करा के आप हमको दे दें। तो उस लाइब्रेरियन ने धर्मपाल जी तो लाइब्रेरियन ने एक शर्त रखी कि आप मुझसे शादी करना है तो मैं आपको दस्तावेज दे दूँगी। अच्छा। तो वो जो उनका ऑफर वो व्यक्तिगत ऑफर था या फिर कोई किसी नियम की वजह से ना शादी करना? व्यक्तिगत ऑफर था उसका। अच्छा। कि आप मुझसे शादी करना है तो मैं आपको दस्तावेज दे दूँगी। उस महिला से शादी हुई इनकी। अच्छा। और 3 बच्चे पैदा हुए। अच्छा। वो तीनों अभी मौजूद हैं वहीं लंदन में, धर्मपाल जी के। एक बेटी है बड़ी जो कभी कभी यहाँ आया करती है, हमसे ही परिचय हो चुका है, और वो रहने वाले मेरठ के हैं। मेरठ में उनके भाई हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से अभी रिटायर हुए हैं। तो हाँ, तो वहीं मेरठ में हैं वो। फिर थोड़े दिन रहे ये, तो बच्चे थोड़े समर्थ हो गए, पढ़ लिख गए, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद बच्चों का यहाँ आना, बच्चों को लाने की कोशिश की उन्होंने, बच्चों का मूड नहीं हुआ आने का यहाँ। तो वो उनको छोड़ के और उन दस्तावेज़ों को लेके यहाँ वर्धा में बापू कुटी में आ गए। तो ये सोचा करते थे कोई ऐसा विद्यार्थी मिले जो इनका अध्ययन करके और देश को बताए कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था और उनके ज़माने का क्या हाल रहा था हमारा। तो ये जब ये इलाहाबाद में थे राजीव, तो जाया करते थे इलाहाबाद। तो वहाँ 2-4 जगह व्याख्यान सुने इन्होंने राजीव के, तो बड़े प्रभावित हुए कि लड़का तो अच्छा है और ये तो हमारी उसमें आ जाए तो हमारे दस्तावेज़ों का अध्ययन करके ये प्रचार करेगा इसका।
तो बम्बई से छोड़ के जब यहाँ आए तो उनके दस्तावेज जो थे उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद फिर वो ये इतिहास का प्रचार प्रसार करने लगे। पहले तो ज्ञान नहीं था इतिहास का, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा था, और जब इसका ज्ञान हो गया तब फिर अपने व्याख्यानों में आंदोलन के, आज़ादी बचाओ आंदोलन के, उसके साथ साथ इनका प्रचार प्रसार किया उसने। दूसरे एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर भी बना। ये कहाँ से ये ऐसा था कि जब इलाहाबाद में रहते थे ना, वहाँ एक श्रीवास्तव डॉक्टर थे, जो राजीव गांधी के फैमिली डॉक्टर थे, होम्योपैथिक के। क्या नाम था पूरा उनका? अब वो नाम तो पूरा याद नहीं रहा। श्रीवास्तव जी कोई थे? हाँ हाँ। ठीक है तो उन पर 3 बेटियां थीं। जी। तो ये सोचा करते थे कि ये बेटियां तो शादी हो जाएगी, ये चली जाएंगी, मेरी इस विधा को ज़िंदा कौन रखेगा। तो राजीव से जब व्याख्यान के उसमें कहीं परिचय हो गया, तो श्रीवास्तव जी ने कहा कि भैया, इलाहाबाद रहते थे? हाँ वो इलाहाबाद रहते थे। जी। तो भैया ये यार मेरी विधा जिंदा रखो, तो मेरी इसका साहित्य का अध्ययन करो और डॉक्टर बन जाओ तुम। जी। तो उनके साहित्य से अध्ययन करके वो एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर ही बना, जिसके हमने 2-4 केस ऐसे देखे तब हमको ज्ञान हुआ कि हाँ इसको अच्छा ज्ञान हो। मतलब उनको डिग्री नहीं ली? ना कहीं से, केवल ज्ञान से। तो एक सवाल और, जो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्री राजीव भाई की बनी है, उसमें ये कहा कि राजीव भाई ने बीटेक फाइनल ईयर में छोड़ दिया था। नहीं। वो कहाँ से आया? बीटेक तो पूरा किया उसने। हाँ। बीटेक की डिग्री है उसकी। हाँ, छोड़ कहाँ से दिया? तो बीटेक एमटेक। हाँ, एमटेक छोड़ा था। एमटेक, हाँ एमटेक 1 साल करके छोड़ दिया था। जानकारी गलत है उसके अंदर। हाँ। वही कई लोगों का सवाल पूछते हैं कि अगर बीटेक भी पूरा नहीं किया तो फिर उनको सीएसआर प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? तो नहीं देश में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीटेक की तो डिग्री है। हाँ जी, हाँ। सर्टिफिकेट है बीटेक का। तो बीटेक किया था, एमटेक छोड़ दिया था। जी। एमटेक पूरा नहीं हो पाया था। जी। तो धर्मपाल जी के सानिध्य में रह के फिर तो लोगों को पता ही है कि किस प्रकार उन्होंने किया। तो पिताजी एक चीज़ और बताइए कि ये जो बचपन से जो संस्कार आपने उनको दिए, ऐसी घटनाएं वो हम जानना चाहेंगे। तो उसके लिए 5 मिनट हम बात करके फिर इस बात करते हैं। तो आजकल जो माता पिता हैं उनके द्वारा जो संस्कार दिए जा रहे हैं, वो कहीं ऐसे हैं जिसमें माता पिता की खुद की सहूलियत होती है कि भाई हमको कुछ सुविधाओं की आदत है, तो हमें बच्चों को छोड़ने के लिए इसलिए ना कहना पड़े क्योंकि हम खुद नहीं छोड़ सकते थे, बच्चों को भी नहीं कहते। इस वजह से जो आज हमारी पीढ़ी बनती जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो नहीं बन रही जो राजीव भाई सपना देखते थे, या हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि बच्चे ऐसे संस्कारी होने चाहिए। तो पहले हम जानना चाहूँगी कि माता पिता क्या गुण, किस तरह से गुण बच्चों में दें, और आप उदाहरण के जरिए राजीव भाई के जीवन में जो रहे, आपने बचपन में जो उनको कुछ शिक्षाएं दी, उस हिसाब से कुछ जो भी आपके पास दिमाग में आता है वो थोड़ा बताने के करेंगे बहुत अच्छा होगा। मैंने और मेरी पत्नी ने हमेशा यही हिदायत दी थी इसको कि शिक्षा जो ग्रहण करो ईमानदारी से और अपनी मेहनत से, कभी नकल करके नहीं करना उसको, तब ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसका अक्षर से उसने पालन किया। और एक बार का है कि वो इलाहाबाद से घर पे छुट्टी में आया हुआ था, और मैं जिस मकान में किराए पे रहता था उसका भतीजा एक स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर था। तो उस वक्त हाई स्कूल के इम्तहान चल रहे थे बोर्ड के, तो वो नकल कराने के हिसाब से राजीव को लिवा ले गया। पर्चा नकल कराने के। अच्छा। तो 3 घंटे हो गए। किस उम्र की बात है, किस क्लास की बात है? ये वो बीटेक कर रहा था। अच्छा। बीटेक जब कर रहा था उसकी बात है। तो जब वो 3 घंटे का पेपर था, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, वो लौट के नहीं आया, तो हमको चिंता हुई कि कहाँ चला गया बगैर कहे, क्या हुआ। जब वो 10 बजे पेपर ख़त्म हुआ तो वो आया, तो उसकी माँ ने पूछा कि कहाँ गए थे तुम? तो कि श्री राम भाई साहब मुझे ले गए थे वो पर्चा हल कराने के लिए। तो उसकी माँ ने उसके बाल पकड़ के चौखट में शर्मा दे मारा राजीव भाई का कि जब हमने कभी गलत काम के लिए नहीं कहा तो तुम इस गलत काम के लिए क्यों चले गए और हमको बोल के नहीं गए। तो चौखट में सर लगने से खून भी निकल आया था उसका। तो तब से एक गलत काम के लिए उसको ये चेतना मिली। तो मैंने हमेशा गलत काम के लिए, मैंने और मेरी पत्नी ने हमेशा ही बच्चों को डांटा और हमेशा ही ये संस्कार दिए उनको कि योग्यता जो प्राप्त करो अपने मेहनत से और ईमानदारी से प्राप्त करो।
बाकी नहीं। तो पिताजी जो फिर तुम गलत काम नहीं कर रहे तो दूसरों को क्यों करा रहे हो? जी जी माता जी। तुम्हारे माँ बाप गलत काम नहीं करने को कह रहे हैं तो तुम दूसरों को मत कराओ। जी माता जी। तो इसलिए हमने उसको गुस्सा आई मुझे, उसने पिटाई कर दी। हाँ जी। तो पिताजी और कोई ऐसी घटना जिससे कि होता है कि भाई राजीव भाई के अंदर जो थे उनकी ईमानदारी देशभक्ति का कुछ और आप बता पाएंगे? हाँ, ईमानदारी की एक घटना है उनकी कि वो इलाहाबाद किस कोई त्यौहार था, उस त्यौहार पे इलाहाबाद से आए हुए थे जी। और आगरा से उनको एटा आना था। तो वो अपने साथ में बहुत से थैले, क्योंकि उस पर बड़ा बैग कभी रहता नहीं था, छोटे छोटे थैले रहते थे, किसी में कागज़ हैं, किसी में कपड़े हैं, किसी में खाने का है, किसी में ऐसे 15-16 थैले लेकर चला करते थे वो। अच्छा। तो 15-16 थैले रखने के लिए जगह तो चाहिए उसको। तो 3 बस में आगरा से वहाँ एटा जाने के लिए बस में जाना पड़ता था, ट्रेन नहीं थी। तो अपने थैलों को रखने के लिए भी टिकट लिया करता था वो। अच्छा। 3 सीट की जो टिकट होती है, पूरी सीट की टिकट ले लेता था और अपना सामान उस पर रख के लाता था। तो एक जब वो वहाँ से आगरा से जा रहा था तो एक लड़की भी जो एटा की रहने वाली थी, वो भी उस बस से सफ़र कर रही थी, उसको कहीं सीट नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसने समझा कि ये सामान रखा है, ये नीचे रख लेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी इस पर। तो बोले कि भैया इस सामान को हटा लो तो मैं भी बैठ जाऊं। तो राजीव ने बोला कि भैया इस सामान का भी टिकट है मेरे पास। अच्छा। सब रखा हुआ है सामान यहाँ। अच्छा। तो उस लड़की से शादी की बात चल रही थी। तो वो घर पे जब पहुँची तो उसके माँ बाप ने फिर बोला कि राजीव आए हैं, चलो देख लें भाई। तो उस लड़की ने तुरंत बोला कह रहे ऐसे ईमानदार लड़के के साथ शादी करोगे तो कैसे गुजारा होगा हमारा, उसके साथ शादी नहीं करेंगे। जो लड़की उनको बस में मिली वही लड़की संजोग से उसी शादी के लिए घर हाँ बात चल रही गए? थी। हाँ बात चल रही थी। अच्छा। तो उस लड़की ने क्या कह के मना किया कि ऐसे ईमानदार लड़के के साथ शादी करोगे जिस कैसे गुजारा होगा हमारा, जो सामान की भी टिकट लेके चलता है बस में। अच्छा। हाँ ठीक है जी। तो मतलब राजीव भाई ने कभी तो आपने कभी नहीं समझौता नहीं किया। हाँ। तो उनकी शादी के लिए तो बहुत लोग आपके पीछे पड़े होंगे कि शादी करिए शादी करिए। ऐसा था कि जब वो आंदोलन में पड़ गया था तो तभी से उसका ये विचार बन गया था मैं देश सेवा करूँगा। अच्छा। और वो ये जानता था कि देश सेवा करने में कुछ बाधाएं आएंगी। मान लो शादी करने के बाद लड़की ऐसी मिल गई जो टांग पकड़ के खींचे, जी जी। तो मेरा काम कैसे हो पाएगा। जी। तो शुरू से ही संकल्प बना रखा था उसने कि शादी नहीं करनी। वैसे हम कभी शादी के लिए परिवार वाले या हम जब कहते थे तो यही कहता था हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। अंत में आके जब पीछे पड़ गए हम, तब फिर उसने कहा कि पिताजी हमको शादी नहीं करनी, हम देश सेवा करेंगे और आप प्रदीप की शादी करो और बहन की शादी करो, मैं शादी नहीं करूँगा। दक्षिण भारत में जब उनका आंदोलन का प्रचार चल रहा था तो हमको घुमाने ले गए वो। तो वहाँ भी लोगों से जब संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो वहाँ के लोगों ने भी यही कहा कि आपसे एक प्रार्थना है कि इनकी शादी न कर दें वरना इनका मिशन पूरा नहीं होगा। कोई लड़की ऐसी मिल गई इनके विचारों की नहीं मिली तो टांग पकड़ के खींचेगी, गृहस्थी फंसने के उसकी बात माननी पड़ेगी, तो इनका मिशन पूरा नहीं होगा। तब से फिर हमने भी शादी पर जोर नहीं दिया। शादी वाले आया करते थे और कहते हमसे शादी कर लो, बस समझाओ। और उसका मिसाल एक ये है कि राजस्थान में झुंझुनू एक जगह है, वहाँ एक लड़की ने ये संकल्प किया था कि मैं शादी करूँगी तो राजीव के साथ करूँगी वरना शादी नहीं करूँगी जीवन में। अच्छा। तो अब पता नहीं उसकी शादी अभी हुई है कि नहीं हुई है। झुंझुनू में एक लड़की थी। अच्छा। क्या नाम क्या है उनका? अब नाम तो हमको याद नहीं है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात बताइए, आपके और माता जी के, देखिए आप भी अपने बेटे को कुछ बनाना चाहते थे, तो आपके भी जो सपने थे कि शादी हो बच्चे की, वो हम तो डीएम बनाना चाहते थे। हाँ, तो वो सब इसलिए आईएएस कराने की बात कही थी उसे। कैसे आपने कब आपने प्रण किया कि भाई आप जाने दो उसको? केवल उसी पे हुआ भैया कि वो अपनी सेवा, घर की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा तो दुनिया कर लेती है, लेकिन देश की सेवा एक बहुत बड़ी बात है। तो यह देश सेवा का इनका संकल्प हम कहा करते थे उनसे कि भैया तुम इतना बड़ा संकल्प लेके चल रहे हो तो कैसे होगा, कैसे पूरा कर पाओगे। कह रहे महात्मा गांधी भी तो अकेले ही थे, उन्होंने भी तो अकेले किया था। तो
तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर हम जीवन में। महात्मा गांधी अकेले होने के बाद कि महात्मा गांधी भी कोई था नहीं उनके साथ, तो आप नहीं, हमने उदाहरण दिया उनको कि महात्मा गांधी ने तो शादी की थी, तो कि पिताजी वो ज़माना दूसरा था, अब ज़माना दूसरा है, अब ऐसी लड़कियां मिलना मुश्किल है कि बाँ ने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा, तो आजकल कोई लड़की ऐसी मिलेगी? तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि शादी नहीं करेंगे। कभी ऐसा भी हुआ कि राजीव भाई कहीं एक्चुअली में किसी को पसंद करने गए हो कि आप कभी आपके नहीं। कहने पर? कभी नहीं। आपने एक बार बताया कि शायद कि कहीं किसी शास्त्री जी के वहाँ गए थे जो, तो जिन्होंने कहा था कि ऊपर की कमाई कुछ क्या? ना, वो तो घर पे ही आए थे। अच्छा, घर पे आए? हाँ, उनके घर नहीं गए थे, अरे घर वो तो घर पे ही आए थे किसी त्योहार। हैं? वो क्या किस्सा था? वो किस्सा ये था कि अपने ही रिश्तेदार थे एक, वो लेके आए। अच्छा, शास्त्री जी थे, संस्कृत में पाठशाला में पढ़ाते थे वो। संस्कृत के शास्त्री जी थे? हाँ, संस्कृत के साथ उनकी लड़की थी शादी के लिए, तो वो आए, पता लगा उनको कि ऐसे ऐसे इनका बेटा बीटेक कर रहा है, तो लाओ शादी की बात कर रहे हैं। तो वो आए, आके बातचीत हुई, तो अपने घर का जो हॉल था उसी में बैठे हुए थे, जी। तो बातचीत होने लगी शादी की। तो मैंने उनके सामने यही प्रस्ताव रखा कि भैया इसको बात कर लो, ये हाँ कर देगा तो हम रिश्ता कर लेंगे, और ये हाँ नहीं करेगा तो हम फिर रिश्ता नहीं कर पाएंगे, आपका रिश्ता इसी के ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा किसी काम से उठ के चला गया पेशाब करने या किसी काम से, तो बाद में उन्होंने पूछा कि भैया कुछ आप ऊपरी आमदनी हो जाती है क्या तुमको? तो वो बड़ा हंसा कि मैं बीटेक कर रहा हूँ और इस लाइन में ऊपरी आमदनी कहाँ से क्या होगी। तब जब मैं लौट के आया तब उसने बताया कि पिताजी ये तो आमदनी वाले को, ऊपरी आमदनी वाले को शादी करना चाहते हैं, पैसे वाले को, ये हम जैसे वो कहाँ शादी करना पसंद करेंगे। संस्कृत शास्त्री होते हुए भी ऐसा उनका सोचता है? ऐसा उनका। जी। तो जी, एक जो बहुत सारे लोग राजीव भाई को सुनते हैं, वो सोचते हैं कि वो भी अगर शादी नहीं करेंगे तो राजीव भाई जैसा काम कर पाएंगे। तो राजीव भाई ने तो इस बारे में साफ साफ बोला है कि भाई शादी करे बिना मैंने कर लिया, ऐसा नहीं हर कोई कर पाए। भैया क्या कहना है? इतना बड़ा त्याग वीरेंद्र कोई कर नहीं सकता। जी कभी जीवन का शौक मौज नहीं, जी सब त्याग देना, जी खादी पहनना, सूट पैंट सब छोड़ देना, जी घर बार को छोड़ देना, रिश्तेदारों को छोड़ देना, कहीं किसी के ब्याह शादी में नहीं जाना। रिश्तेदार शिकायत किया करते थे, कह रहे साहब तुम्हारा बेटा तो कहीं किसी के यहाँ आता जाता भी नहीं, और मतलब साथ ब्याह शादी में। तो इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता, इसीलिए राजीव नहीं बन सकता। जी। और कहीं ना कहीं आपके भी जो सपने थे, आपने अपने सपनों को इसलिए त्याग हाँ। कि उनका त्याग देखकर, उनका त्याग देखकर हमने त्याग किया। वो भी अपने त्याग में डामाडोल होते तो शायद हाँ। आप भी उनको कन्विंस कर हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप हो जाता। जब वो नहीं डिगा तो हमको ही फिर उसके समर्पण करना पड़ा अपने उसको, उसके साथ में। जी। तो और कोई ऐसी जो कोई घटना आपको आती हो या क्या? एक जगह व्याख्यान हो रहा था, उसमें एक जज आई थी अच्छा व्याख्यान सुनने के लिए। तो जज ने 3 घंटे का व्याख्यान देने के बाद उठ के खड़ी हुई अपनी सीट से और बोली कि मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसने ये सोचा कि ये जज है तो देश की कोई समस्या इसके हाथ में उसमें होगी, जी तो एकांत में बात की। तो उसने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने माथा ठोंका कि मैं तो ये सोचता था कि आप जज हैं तो कोई देश की समस्या आपके साथ में होगी और आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। माफ़ करना, मैं शादी करना नहीं चाहता। अच्छा, और कोई समस्या हो तो आप बताइए। आप मेरी छोटी व्यक्तिगत समस्या आप लेकर आए हो अपनी। जी जी जी। तो जी ये जो राजीव भाई ने जो इलाज उन्होंने सीखा, होम्योपैथी सीखा, उसका आपने आपको आना तो चाहिए टाइम। जो राजीव भाई ने इलाज सीखा, ये उसका आपने क्या प्रभाव देखा जो उन्होंने इलाज किया? प्रभाव हमने ये देखा कि हमने 2-4 केस अपनी आंखों से देखे जी। ठीक करते हुए। अच्छा, तब हमको ये आश्चर्य हुआ कि इसको होम्योपैथिक का ज्ञान है। कभी कभी घर में भी उन्होंने किसी का इलाज ऐसे किया? हाँ, अच्छा इनकी माँ को पीलिया हुआ था अच्छा और विकट पीलिया हुआ। अच्छा उस दौरान में ऐसा था कि हमारे चाचा जी की डेथ हो गई, अच्छा पीलिया शुरू हो गया था। हम चले गए गांव हमको कई दिन रुकना पड़ा, तो उनका पीलिया और बढ़ गया। अच्छा तो पीलिया की ये कंडीशन थी वीरेंद्र कि जब भी टेस्ट कराने जाओ तब भी बड़ा हुआ मिलता था। अच्छा मैं तो कांपता था, मैं नहीं जाता था रिपोर्ट लेने, इन बच्चों को भेजता था, भैया रिपोर्ट ले आओ जाके, अच्छा पीलिया हुआ। अच्छा। मैंने बताया इनको,
तो वो श्रीवास्तव जो डॉक्टर थे हाँ, इलाहाबाद के, हाँ, जिनके गाइडेंस में होम्योपैथिक सीखी थी, जी। उनको साथ लेके आया था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने देखा आके, तो ऐसा हुआ कि हम जब पीलिया ज़्यादा बढ़ गया था इनको, तो हम आगरा ले जाने को थे इनको अच्छा इलाज कराने के लिए। जी। तो शाम को एक सज्जन आए हमारे साथ, अच्छा हमारे पास देखने इनको, भैया हम तो आगरा ले जा रहे हैं सवेरे। जी। तो उसने बोला कि आगरा तो आप ले ही जा रहे हो, एक यहाँ एक डॉक्टर है होम्योपैथिक का, अच्छा उसको भी थोड़ा दिखा लो, जी। उसके बाद यदि न हो तो ले जाना। जी। तो डॉक्टर को हमने दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं 3 दिन इलाज करूँगा, 3 दिन दवा दूंगा आपको, जी। ये 3 दिन में फ़ायदा होता है आपको तो मैं इलाज करूँगा, यदि फ़ायदा ना हो तो आप फिर ले जाइए इनको। जी। इलाज शुरू कर दिया उसने। हाँ, तो अपने प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर उसने दवा दी हमको, हाँ, और दवा देने के बाद एक पर्चा दिया था उसने। तो 3 दिन वो दवा दी, असर होने लगा, फ़ायदा होने लगा। अच्छा। फिर दोबारा 3 दिन के बाद हम दवा लेने गए, तो वो पर्चा जो दिया था उसने अपना, वो पर्चा मिस हो गया हमसे। अच्छा। दोबारा जब दवा दी उसने तो पोटेंसी गलत हो गई उसमें, अच्छा। 30 के बजाय 100 और 200 की दवा दे दी, अच्छा। जबकि 30 पोटेंसी की दवा देनी चाहिए थी जी। उसमें। जी। तो उससे ऐसा हुआ कि टट्टी खुश्क हो गई इनकी। हाँ, तो हमने राजीव को बुलाया, मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारी माता की तबीयत खराब, आ जाओ। तो श्रीवास्तव जी ने एक दवा बताई थी कि भैया ये दवा ले आओ, टीना नाम है उसका। अच्छा। तो अलीगढ़ नहीं मिली और कहीं नहीं मिली, तो फिर मेरठ गया वो, और मेरठ से वो दवा लाया। उस दवा के आते ही 1 बूंद से टट्टी हो गई, और इतनी खुश्क टट्टी हो गई थी कि पैर कांपें और टट्टी हो नहीं। टट्टी की हाजत हो, जी। टट्टी नहीं हो। हम डॉक्टर को बोलेंगे अरे हो जाएगी, एनीमा लगा लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और टट्टी नहीं हो। तो राजीव वो दवा लाया, उससे 1 बूंद में उसे टट्टी हो गई थी। दूसरा उनके ज्ञान का ये है कि अब जब आज़ादी बचाओ भारत स्वाभिमान शुरू हो गया था, तो एटा में मैं अध्यक्ष था उसका, और एक वकील थे सुभाष शर्मा, वो उसके वो थे संयोजक। जी। तो उनको उनकी बहन थी, अच्छा। उसको फिट्स आते थे, दौरा पड़ते थे उसको, और इतने भयंकर दौरा पड़ते थे कि शरीर उसका टूट जाता था, 2-4 घंटे में होश में आती थी। अच्छा। तो मैंने उन वकील को बोला कि भैया राजीव आ रहा है यार, इसको होम्योपैथिक का थोड़ा ज्ञान है, इसको दिखा लो थोड़ा। जी। तो जब घर पे आया तो मैंने बोला उनको, वकील साहब को, कि भैया बुला लो अपनी बहन को, दिखा लो। तो बहन को बुलाया, और बहन को बुला के फिर राजीव को दिखाया। एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे वहीं के एटा के ही, जी। जो राजीव से जुड़े हुए थे। तो आके उनकी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो पहले राजीव ने हिस्ट्री पूछी उसकी, कि कहीं चोट लगी, या किसी ने सर में मारा, या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तब ये झटके आने लगे तुम्हारे। पूरी हिस्ट्री जानने के बाद वो बोला कि पिताजी 3 दिन में ये दौरे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। ऑल इंडिया में 10 साल से वो इलाज चल रहा था उसका, अच्छा। और वहाँ के डॉक्टर ये कहते थे इसका कोई इलाज ही नहीं, दवा खाते रहो। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने भैया 10 साल से ऑल इंडिया में यार इलाज चल रहा है इस लड़की का, और 3 दिन में तुम दौरा ख़त्म कर दोगे, कैसे ख़त्म कर दोगे? तो हाँ पिताजी 3 दिन से चौथा दिन नहीं लगेगा। जब हिस्ट्री जान ली उसने तो अच्छा। दवा दी उसने, 3 दिन में दौरा ख़त्म हो गई, वो लड़की अब भी मौजूद है। अच्छा। मतलब ये जो क्रांतिकारी होना और एक चिकित्सक भी होना, हाँ, ज्ञान वाला चिकित्सक, एक और है उदाहरण, डेडली कॉम्बिनेशन जिसको बोल सकते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन किसी देशभक्त इंसान में थे ही नहीं। या तो देशभक्त होता था या किसी और कला में होता था। एक और है जलगांव, एक जगह है यहाँ जी, महाराष्ट्र में। जी। जी। जलगांव में इनसे पर जलगांव काफ़ी आता जाता था ना अपने जी। व्याख्यान देने के लिए, जी। तो ये बच्चे परिचित हो गए थे। हाँ। उनके 2 संतान हो गई अच्छा। ऑपरेशन से, तीसरी फिर प्रेगनेंसी रह गई। अच्छा। तो जब प्रेगनेंसी रह गई तो डॉक्टर के पास जाया करते थे, चिंतित होते थे और चाहते नहीं थे कि अब तीसरा बच्चा हो। अच्छा। तो डॉक्टर ये कहा करते थे कि भैया अब तीसरे उस पर तो कहाँ से ऑपरेशन होगा, 2 बार 2 ऑपरेशन हो गया 2 साइड से, अब तीसरा ऑपरेशन कहाँ से होगा? फिर तो मृत्यु का भी वो हो सकता है, बचाना भी मुश्किल होगा, और वो एबॉर्शन करा दो इसका। तो बड़े परेशान थे वो। राजीव को फ़ोन किया इन्होंने
कि भैया ऐसे ऐसे यार तुम्हारी भाभी को प्रेगनेंसी रह गई है और 2 बच्चे हो चुके हैं और डॉक्टर ये कहते हैं कि ऑपरेशन करा दो। तो राजीव ने कहा कहीं मत जाओ, घर बैठो। और डिलीवरी से 1 महीना पहले यानी 8 महीना बाद मुझसे संपर्क करना, डिलीवरी नॉर्मल होगी आपके घर पे। अच्छा। तो उन्होंने 9वें महीने में संपर्क किया, उसने कुछ दवा दी, वो डिलीवरी नॉर्मल हुई घर पे, ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ा। अच्छा, क्या दिया उन्होंने? तो कोई दवा दी थी। अच्छा, कोई दवा दी। हाँ, कोई दवा दी थी। बहुत तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हुई। और फिर डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, कि भैया ये तो चमत्कार है भगवान का। धन्यवाद। तो ये 3-4 उदाहरण ऐसे थे जिससे हमको ये ज्ञान हुआ कि इसको, और हजारों, उसने रजिस्टर भी उसका एक मौजूद है, हजारों व्यक्तियों का, उन व्यक्तियों का इलाज किया था जो एम्स से निकले हुए या एलोपैथिक के 10 साल से इलाज करा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका वो इलाज किया करता था, कैंसर के और उसके सैकड़ों हजारों मरीज उसने सही किए थे। तो पिताजी, राजीव भाई की जो विलक्षण जो बुद्धि थी, जिसमें उनको कुछ भी याद कर लेना, वो उसका मतलब कैसे आप सोचते, कहाँ से उनके अंदर इतना आया, कैसे हुआ? ऐसा है कि ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी थी उसकी कि वो मास्टर जो पढ़ाते थे क्लास में, उसको सुन के ही याद कर लेता था। अच्छा। घर पे आके नहीं ज़्यादा पढ़ता था वो। और जब इम्तहान आते थे तो हम कहते थे कि भैया कुछ तैयार कर लो यार, कल पेपर है इसका। तो पिताजी मुझे सब याद है, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो ग्रास्पिंग पावर इतनी तगड़ी थी कि वो सुन के ही उसको ग्रहण कर लेता था। तो कक्षा में हमेशा नंबर अच्छे? हाँ, हमेशा फर्स्ट आता था कक्षा में, और गणित में तो 100 में 100 नंबर आते थे उसके। अच्छा। तो जैसे राम धीरज जी हैं, उनके द्वारा जो मैं सुनता हूँ, वो बोलते हैं कि राम धीरज जी कहते हैं कि जो हर चीज़ व्यवस्थित रूप से करना, हर मैगजीन का, एक धर्मयुग नाम की मैगजीन आती थी, उसको करीने से हर महीने का अंक संभाल के रखना, जो स्वदेशी विदेशी की लिस्ट है उसके ऊपर 3-6 महीने लगकर साइकिल पर लगा के काम करना। जितने अखबार आते थे उन अखबारों को लाना और जो अपने काम की चीज़ है उसकी कटिंग करना। अच्छा। और इसका रिकॉर्ड रखना जी। ये परम कर्तव्य था। और रोज़ाना इस काम को करने के बाद ही रात को सोया करते थे। अच्छा। जब तक काम पूरा नहीं होता था ये, तब तक सोते नहीं थे। और किसी को जवाब देना है, किसी का पत्र आया है तो जवाब अपने हाथ से ही दिया करता था, कभी टाइप करके नहीं दिया या उससे नहीं दिया। बहुत दिन तक जो डाक आती थी ना उसकी, तो डाक लेके घर पे आ जाता था, तो उनके जवाब देने में ही वो लगा रहता था जब तक वो डाक ख़त्म नहीं होती थी तब तक। अच्छा। क्योंकि उधर उधर जाते थे, डाक इकट्ठी हो जाती थी वो। तो जब घर पे आते थे छुट्टी के उसमें, त्योहार फ्योहार के उसमें, तो डाक को साथ लाते थे और उस डाक को डिस्पैच अपने हाथ से ही किया करते थे, किसी दूसरे से नहीं कराते। डेटा आज आपसे किसी व्याख्यान में कोई डेटा दिया है तो 4 साल बाद भी आप उस व्याख्यान को सुने तो डेटे में रत्ती भर फर्क नहीं मिलेगा। डेटा वही मिलेगा आपको जो 4 साल पहले बताया है। इतनी याददाश्त तगड़ी थी उसकी। बचपन में क्या कोई खुराक ऐसी हुई जैसा आप घी वगैरह क्या? कभी ये घी, तो खैर घी का तो मैं भी शौकीन रहा, घी और दूध का। अच्छा। तो जब मैं खाता था तो मैं बच्चों को भी दिया करता था। अच्छा। तो जब तक मेरे साथ रहे तब तक घी और दूध दोनों मिले। जब ये स्टूडेंट लाइफ में इलाहाबाद चले गए तब खाली 5 किलो घी मैं इनको खाने के लिए दिया करता था हर महीने, और घी लेके जाया करता था महीने में, और इनको देख के आता कि क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनके टीचरों से मिल के आता था कि भैया कोई गलत काम तो नहीं हो रहा इनसे, और इनकी पूरी जानकारी रखता था। चरित्रवान इतना था कि किसी लड़की की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता था। सबको ये कहता था अरे लड़कियां तो सब एक सी होती हैं और सब अपनी बहन के समान ही हैं। जब शादी वाले आते थे तो ये कहते कि लड़की देख लो। कह रहे लड़की क्या देख लें, लड़की तो सब सुंदर हुआ करती हैं, हमसे तो सुंदर ही होगी, तो लड़की क्या देख लें, तो शादी करेंगे तब फिर बात कर लेंगे आपसे।
तो इतना चरित्रवान भी था, आज तक चरित्र पे कोई धब्बा नहीं आया उसके पे। परिवारों में रहा, लड़कियों में रहा, सब में रहा, लेकिन कहीं किसी ने कोई चरित्र पे उंगली आज तक नहीं उठाई। वही राजीव भाई बोलते थे कि भी लंगोट का पक्का और जेब का पक्का होना सबसे बड़ी बात है। तो था वो। तो बचपन से जो माँ होती है किसी इंसान की, उनके द्वारा जो संस्कार की सबसे ज़्यादा आप एज ए वीडियो काम करते थे एटा में, तो एक्चुअल बात ये है कि मैंने कुछ नहीं किया इनके लिए। अच्छा, भाई फील्ड सर्विस थी मेरी, मैं तो सवेरे ही निकल गया। आप किस विभाग में थे? मैं प्लानिंग में था, पहले ग्राम विकास अधिकारी रहा, फिर एडीओ हुआ, उसके बाद बीडीओ प्रमोट हुआ, तब बीडीओ से रिटायर हुआ मैं। तीनों पोजीशन नहीं। तो ग्राम विकास अधिकारी तो सवेरे ही अपने नाश्ता करके निकल गए और दोपहर को आए, नहाए धोए, खाना खाया, फिर सो गए। पूरा ज्ञान संस्कार जो था उनकी माँ ने दिया था, मैं कुछ नहीं कर पाया था फील्ड सर्विस की वजह से। हाथ तोड़ दिया उसने घुमा घुमा के, चूहा टूट गया उसका। तो पूरा ज्ञान, और हम तो 3-3 1-1 2-2 क्लास पूरा घर पे पढ़ा के तब एडमिशन कराया करते थे 5 साल के बाद। तो तीसरी में चौथी में एडमिशन हुआ, कराया था नहीं, तीसरी चौथी में नहीं। तो मतलब जो आप श्रेय माता जी को देते हैं? जो माता जी को है ही, माता जी को। मैं तो केवल नौकरी करना, पैसे लाना और उन खर्च के लिए पैसे दे देना कि ये लो, बाकी उनकी वो नहीं कर पाता था मैं ज़्यादा। तो जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो रोल माता पिता के होते हैं, आप बखूबी निभाए हैं। हाँ। तो आपके अनुसार क्या क्या चीज़ ऐसी की माता जी ने जिन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया राजीव भाई के जीवन में? कुछ नहीं, इनमें भी कोई संस्कार रहे होंगे अपने परिवार के, देखा होगा इन्होंने बच्चों को बनाने के उसमें, क्योंकि इनके भाई थे वो रेलवे में सर्विस करते थे, तो उनके ही बच्चे थे। तो इनकी भाभी भी वो लालन पालन बच्चों का किया करती थी, वो भी अपनी शादी में उसमें व्यस्त रहते थे। तो वही इनमें आ गया गुण, तो उस गुण का इन्होंने निर्वहन किया बच्चों को बनाने के लिए। तो आपका पैतृक स्थान कहाँ पर है? हम जिला अलीगढ़ में, तहसील अतरौली में एक कस्बा है छर्रा, छर्रा से 9 किलोमीटर पे एक गांव है नाह, NAH, वहाँ के मूल निवासी हैं। और पेशा से किसानी पेशा रहे 7 पीढ़ियों में। हम जब थोड़े पढ़ लिख गए तो बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद फिर बच्चों को शिक्षा दिला दी, तब ये हो गए। वरना इनसे पहले हमारे एक भाई थे, तो हम, हमारे भाई और एक हमारे चाचा, ये 3 ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे परिवार में। तो चाचा भी BDO से रिटायर हुए, भाई पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हरिद्वार से, उनका परिवार बड़ौद में सेट है। तो हम 3 ही पढ़ लिख के निकल गए, तो इनके बच्चे भी पढ़ लिख गए, बाकी हमसे पहले कोई इतना पढ़ा लिखा। तो आपके और जो माता जी के परिवार वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जिला बुलंदशहर में एक चौड़ेरा गांव है, डिवाई के पास, वहाँ की हैं ये। तो इनके पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी कोटा बार्ट्स में जिलेदार थे, नौकरी किया करते थे। उनके 3 बेटे थे, एक बेटा रेलवे में सर्विस करते थे, एक बेटा हाईडल से रिटायर हुए अलीगढ़ से ही, और एक बेटा अब गाज़ियाबाद में रेलवे में है। 3 भाई थे और 3 बहन थी, ये 2 इनसे बड़ी थी, और इनसे एक भाई छोटा है, बाकी ये सबसे छोटी है। तो आपके जो भाई हैं वो आप सबसे बड़े हैं उनमें? मैं सबसे छोटा। अच्छा। हम 4 भाई थे। तो आपके परिवार में राजीव भाई के प्रति क्या वो रहता है कि जो सबको गर्व होता है, सबके क्या रिएक्शन रहता है? कि सबके यही था कि इतना योग, हाँ, एक वो था कि एक बार ये इलाहाबाद से आए हुए थे, तो हमारे चाचा थोड़ा राजनीति में भाग लिया करते थे। तो हमारे गांव के एक शास्त्री जी थे, वो शास्त्री जी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ विवाद छिड़ गया राजनीति पे। तो इतना तगड़ा विवाद हुआ कि वो शास्त्री जी भी हार मान गए उससे, राजीव भाई जी। हाँ, कि भाई इसको तो राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान तो हमको भी नहीं है। फिर दूसरे ये व्याख्यान देने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और यहाँ वहाँ जब आते थे,
तो वो देखा करती सुना करते थे। तो पूरा गांव ही प्रभावित था, पूरा परिवार रिश्तेदार सब प्रभावित थे कि आज तक हमारे उसमें ऐसा लड़का कोई नहीं। मैं गया हूँ गाँव आपके, तो देखा कि वहाँ लोग उनकी फ़ोटो लेकर घर में रखते हैं, बहुत कुछ उनके लिए गर्व की बात है। तो उसके बाद फिर आप जो और बाकी उनके बाद धर्मपाल जी की वजह से वो सेवाग्राम वर्धा आए, आज जहाँ पे हम भाई बैठे हैं वो भी सेवाग्राम। तो आपके लिए इलाहाबाद से जो अपना पैतृक स्थान से वहाँ छूट कर एक दूर जगह पे आना इतना बड़ा मतलब, कब आप यहाँ पर आए, क्या आपके मन में रहा कि भाई हम आ रहे हैं जा रहे हैं? भाई हम ये तो बहुत पहले आ गए थे। हाँ जी। और हम तो बीच बीच में आया करते थे इनको देखने। अच्छा। कि ये क्या कर रहे हैं जी। क्या हो रहा है। जी। फिर दक्षिण भारत में इन्होंने हमको घुमाया जी। अपने कार्यक्रमों में, तब वहाँ देखा कि हजारों आदमी इनके पीछे लगा डोलता है और बड़े बड़े बुजुर्ग इनके पैर छूते हैं। तो हमने कहा मैंने कि ये तो कमाल की बात है भैया। तो तब से फिर जब आते थे तब हमको ज्ञान हुआ कि हाँ ये कुछ देश सेवा के लिए जा रहा है। और यहाँ तो हम 2008 में आए हैं यहाँ। तो आपके लिए कितना फैसला आसान था इतने दूर आकर यहाँ बसना, कि कल्चर का डिफरेंस है? नहीं ये तो बहुत है, लेकिन अब वो सब कुछ किया हमने बच्चों की वजह से। सही बात। क्योंकि इनके जीवन का भी तो ख्याल था हमको कि इनका भी जीवन बनाना है, जिस क्षेत्र में बनाए जैसे बने। तब फिर हमको सरेंडर करना पड़ा। यहाँ पर आप कितने सालों से हैं तब? अब लगातार तो 2008 में आए हैं हम यहाँ। लगातार 2008 में। उससे पहले तो आया करते थे, 2-4 दिन रुके और चले गए, 2-4 दिन रुके और चले गए, देख के इनके काम को। 2008 में यहाँ आए हैं, तब से लगातार यहाँ 2008 से। पीछे होकर बैठना कंफर्टेबल है ऐसे? जी। तो पिताजी अभी हमने उनके जीवन के आप बहुत सारे नए नए पहलू आपने बताए। अभी जो पहलू सबसे ज़्यादा जो लोगों को लगता है कि अचानक राजीव भाई चले गए, और एक पिता होने के नाते एक बहुत बड़ी देश को तो क्षति है ही, लेकिन जो इतना आपके सपने थे, सब कुछ था, वो सब भी चला गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो लोग उनको सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उनके प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आपका अनुभव रहा 3 साल में राजीव भाई के जाने के बाद? भैया जब हमने देखा कि हजारों आदमी इनके साथ जुड़े हुए हैं और कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सपना दिखाई दिया हमको। कुछ ऐसे तत्व मिले उसमें कि जो स्वार्थपूर्ण जुड़े थे। जब तक उनका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक तो राजीव भाई के साथ रहे, और जब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो राजीव भाई से अलग हो गए। स्वार्थ किस तरह का? आर्थिक, पैसा कमाना। ज़्यादातर आर्थिक? हाँ, ज़्यादातर पैसा कमाना। अच्छा। हर व्यक्ति की यही है कि राजीव भाई से ज़्यादा मेरा, राजीव भाई के सहारे, यानी सहारा तो ले रहे हैं उनका, लेकिन चाहते ये कि नाम मेरा ज़्यादा हो, मुझे ज़्यादा धन संबंधी वो मिले। तो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अपना सपना तो यही है भाई कि वो जो विचार छोड़ के गए हैं, जिससे देश को कुछ लाभ होना है, तो अपना तो यही है कि उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाए और देश का कुछ भला हो, गरीबों का कुछ भला हो। तो हमारी प्रसन्नता तो इसी में है कि उनके विचारों को घर घर पहुंचाया जाए और फैलाया जाए, जिससे एक देश का कुछ भला हो। यही तमन्ना है अपनी, बाकी और कोई तमन्ना नहीं है। तो आपकी उम्र अभी कितनी हो गई है? 79। तो एक बम्बई का किस्सा सुनाऊं तुमको। जी ज़रूर। बम्बई में कोई एक अग्रवाल हैं, और नाम पूरा याद नहीं रहा मुझे, वो जुड़े। तो ऐसा था कि राजीव ने मुझे कुछ मोबाइल नंबर दे दिए थे कि कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इन नंबरों पे आप संपर्क करके मेरी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि कहीं वो ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी, ट्रेन का कहीं एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो हम परेशान, और इसी रूट पे हुआ था, बम्बई रूट पे ही। तो हम परेशान कि कैसे जानकारी हो राजीव कहाँ है। वो नंबर हमारे हाथ पड़ गया उसका, अग्रवाल का। तो नंबर पढ़ने पे वीरेंद्र भाई उसने इतनी तारीफ़ की, कह रहे मुझे तो भगवान मिल गए और मेरी दर्दता ख़त्म कर दी, और मेरा ये हुआ और मेरा ये हुआ, और मुझे तो बहुत बड़ी प्रशंसा की।
उसके बाद उसने बनवाई कैसेट, पहले कैसेट चलती थी ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत कैसेट बनवा ली। अरिहंत वाला? नहीं, अरिहंता तो अलग था, अच्छा जी। एक और दूसरा था। इन्होंने- हाँ, तो कैसेट बनवा ली। अब वो राजीव भाई से बोले कि हमारी कैसेट बिकवाओ अपने कार्यक्रम में। हाँ, हाँ, राजीव भाई ने मना कर दिया कि मैं कार्यक्रम ऐसे उसमें थोड़ा ही करूँगा कि आपकी कैसेट बिकवाऊँगा। आप कैसेट बेची अपनी, मेरे कार्यक्रम में आइए हाँ। कैसेट लेके, मैं तो नहीं बिकवाऊँगा। हाँ, इसका सुन के उनका कुछ नुकसान हुआ, कैसेट कहाँ बिकी उनकी। हाँ, हाँ, एक जगह कैसेट भेजी भी इन्होंने, अच्छा राजीव भाई के बगैर पूछे उन्होंने ही वापस कर दी। अच्छा बेंगलोर में अच्छा एक हीरालाल शर्मा उनको भेजी थी, अच्छा तो उन्होंने वापस कर दी कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। तो वो नाराज़ हो गए और अलग हो गए अच्छा। उनकी कैसेट न बिकवाने की वजह से। ये हैं चेन्नई के हाँ, निरंजन वर्मा, जी ये भी अब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं जी और अपने ही नाम से और अपने उससे। राजीव का ना कोई सीडी है ना कोई साहित्य है अपने कार्यक्रम में। हमसे और कहते हैं कि हमारा जो सामान प्रोडक्शन है गाय के उसका, उसको बिकवाइए आप। बहुत दिन तो बेचा था हमने, लेकिन जब इनकी असलियत मालूम पड़ी कि ये राजीव भाई की न सीडी ले रहे हैं साहित्य ले रहे हैं, तो फिर हमने भी बंद कर दिया। नहीं, हम क्यों बेचें उन्होंने तुम्हारे। जो सीखा है वो तो राजीव भाई से ही सीखा। बिल्कुल राजीव भाई से सीखा है। और कहते हैं वो कि राजीव भाई हमारे गुरु थे और राजीव भाई ने हमको सिखाया और राजीव भाई ने इस लाइन पर डाला। लेकिन अब स्वार्थता की बस वो अपना सब कर रहे हैं। अब राजीव भाई से संत भी लगाने लगे हैं अपने पीछे। हैं, हाँ लगाने लगे हैं। तो जी ये जो राजीव भाई के अंदर एक गुण था कि परिवार से दूर रहते हुए भी परिवार के निकट रहना, रोज फोन करके हाल चाल पूछना। इसके बारे में बताइए कि उनका कितना दूर रहते हुए भी कितना जुड़ा था, कितनी बार यहाँ घर पे आ पाते थे, मिल पाते थे आप लोग? ऐसा था कि घर पे तो कम ही आ पाते थे, या तो जब उत्कंठा होती थी तो हम ही फ़ोन कर लेते थे, या फिर 15-20 दिन महीने में वही राजी खुशी लेता था कि कैसी हैं माता जी, आप कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है। तो वो खुद भी करता था, लेकिन वो कहा करता था कि मुझे प्रेम है आपसे, हाँ, हाँ, लगाव नहीं है। जी जी सही बात, बहुत बड़ा फर्क है। परिवार के वजह से प्रेम तो करता हूँ मैं, लेकिन लगाव नहीं है मुझे आपसे, ये खुद कहा करता था। ये प्रेम है तो इस प्रेम को ही बनाए रखो, बहुत गहरा अर्थ है। इसी में संतोष है हमको, ये कहा करता था। जी तो बेटा जी जो राजीव भाई के बारे में बोला गया कि उनको ये था, डायबिटीज़ था, जो बोला गया कि इस वजह से हुआ उस वजह से, तो आप पिता होने के नाते देखो, आपको स्वामी इससे जानकारी होगी कि क्या किसी उसको कोई कतई बीमारी नहीं थी, जी और सर में भी दर्द उसने कभी नहीं बताया कि मुझे बुखार आ गया है या सर में दर्द है, जी कभी नहीं बताया उसने। तो स्वामी जी कहते हैं कि जेनेटिक बीमारी थी, तो स्वामी जी क्या जेनेटिक का अर्थ जानते हैं? जेनेटिक की परिभाषा क्या है? वही जेनेटिक की परिभाषा है कि परिवार में माता पिता को कोई रोग रहा हो, वो रोग फिर बच्चे में आ जाए, वो जेनेटिक हुआ करता है। तो हम तो जिंदा बैठे हैं सही बात। और हमको तो कोई रोग नहीं है, किसी के परिवार, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज वगैरह कुछ कभी नहीं, किसी को नहीं। तो ये तो प्रदीप को हुआ है, हुई अभी, हमारे परिवार में कभी नहीं, न किसी को कोई अटैक आया, न डायबिटीज़ हुई, न कभी कोई किसी को कैंसर हुआ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई परिवार में। तो पिताजी जो एक आज आप जैसे राजीव भाई का जिस समय न्यूज़ मिला, वो बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ उनके पिताजी के जरिए लोगों को पता चले कि भाई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्या कारण रहा। लोग ऐसा था कि 27, 28, 29 नवंबर 3 दिन का कार्यक्रम था स्वामी जी कालीगढ़ में, जी और हम नवंबर में फार्म भरने जाते हैं अच्छा पेंशन वाला, टेंशन तो हम इसी उद्देश्य से गए कि पेंशन का फार्म भी भर देंगे और स्वामी जी का कार्यक्रम भी अटेंड कर लेंगे। जी तो 27, 28 2 दिन कार्यक्रम अटेंड किया हमने। जी 28 को सवेरे इनकी माता जी की तबीयत खराब हो गई, राजीव की। मैंने फ़ोन किया, भैया वो तुम्हारी माता जी की तबीयत ख़राब है और अलीगढ़ क्यों नहीं आए तुम? तो कोई स्वामी जी नहीं बोला इसलिए नहीं आया मैं। उसने दवा बताई है मुझे, सवेरे किया है फ़ोन मैंने, दवा ला आया हूँ मैं और दवा से फ़ायदा हो गया।
शाम को उसका फ़ोन आया है, फिर 28 की शाम को अच्छा कि फ़ोन आया है उसका कि माता जी की तबीयत कैसी है। मैं ठीक है, अब तो फ़ायदा है। अच्छा स्वामी जी कार्यक्रम कैसा चल रहा है? मैं ठीक चल रहा है भैया, खूब भीड़ हो रही है, लेकिन दुख ये रहा कि तुम नहीं आए। तो मैं इसीलिए नहीं आया कि स्वामी जी ने नहीं बोला था मुझे। हमको 30 तारीख को जाना था गंगा सागर, अच्छा उसने टिकट बनवा दिया था राजीव ने। तो हम 28 का कार्यक्रम अटेंड करके 29 की सवेरे निकल गए गाज़ियाबाद। अच्छा गाज़ियाबाद में इनके मामा रहते हैं, रेलवे में सर्विस करते हैं। इन 30 को हमको जाना है, दिल्ली से ट्रेन पकड़ लेंगे और गाज़ियाबाद रुक जाएंगे जाके। शाम को 7-8 बजे प्रज्ञा का फ़ोन पहुंचा, प्रदीप की पत्नी का, कि पिताजी अब आप गंगा सागर मत जाइए, भाई साहब को ऐसे ऐसे अटैक आया है। कैसे जानकारी हुई? कि ऐसे ऐसे फलाने का फ़ोन आया है। फिर कन्फर्म किया है 2-1 जगह। स्वामी जी की तरफ से कोई फ़ोन नहीं था हमारे पास, ना कोई सूचना थी। इधर उधर से ही लोगों ने कि ऐसा सुना है कि राजीव भाई को अटैक आया है, राजीव भाई को अटैक आया है। हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात को 9 बजे एक नंबर दिया था इसने, उस सज्जन से बात हुई है। उसने ये कहा है कि हाँ तबीयत तो ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में, उसका अटैक का नहीं कहा उसने, अच्छा तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और ख़तरे से बाहर हैं। रात को 9 बजे हम भी निश्चिंत, और हम भी ये सोचा करते थे कि पहली बार अटैक आता है तो सही हो ही जाते हैं, कहीं ऐसी कोई वो नहीं होती। तो अटैक आया ही कैसे आगे से? तो निश्चिंत हो गए हम, मैंने कि ठीक है। रात को फिर पता नहीं 12-1 बजे ये प्रदीप को जैसे ही पता लगा तो यहाँ से गाड़ी लेके ये निकल गए वहाँ को कि भैया की थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी तो हम ले आएंगे, फिर यहाँ इलाज कराएंगे। ये पहुँचे हैं सवेरे 4 बजे, तो इनको डेड बॉडी मिली है। प्राणांत उनका 12-1 बजे करीब हो गया है। तो वहाँ के डॉक्टरों की रिपोर्ट थी कि 3 बार अटैक आया उनको लगातार, इसलिए प्राणांत हो गया उनका। तो हमको फिर बुलाया गया बाई एयर, स्वामी जी ने बुलाया। तो हम भी यही अंदाज में थे, हमको विशेष जानकारी नहीं थी। यानी हो सकता है कि वहाँ दिखा दिखू के फिर स्वामी जी ये कहेंगे चलो कहीं दिल्ली ले चलना है, कहाँ चल रहे हैं। बाई एयर पहुँचे हैं वहाँ, तो हम तो हालत ख़राब थी। जब वहाँ जाके ये पता लगा कि डेड बॉडी रखी है तो हम तो कुछ सोच नहीं पाए, लेकिन पता लगा कि बम्बई के कुछ लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था स्वामी जी के सामने कि पोस्टमार्टम कराइए आप, लेकिन स्वामी जी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जल्दी में वो संस्कार करा दिया। फिर सुनने को ये भी मिला कि स्वामी जी ने ये कहा कि पोस्टमार्टम करा लीजिए आप, यदि मेरे खिलाफ रिपोर्ट आएगी तो कैसे से बदलवा दूंगा उसको, तब आप क्या कर लेंगे। दूसरा ये था कि जहाँ डेड बॉडी थी, जहाँ प्राणांत हुआ, वहाँ भी मतलब थी डेड बॉडी, तो वहाँ लोगों ने क्यों नहीं कराया पोस्टमार्टम। वही लोग यहाँ हरिद्वार आके पोस्टमार्टम की वो करने लगे। तो उनका मकसद ये था कि स्वामी जी घिराव में आए, पोस्टमार्टम यदि हो तो, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ नहीं होने दिया। फिर वो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया क्योंकि हमको तो होश नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो संस्कार में ज़रूर सम्मिलित हो गए। बाद में पता लगा कि बम्बई के लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन स्वामी जी ने फिर नहीं होने दिया। उनके द्वारा कहा जाता है कि राजीव भाई के परिवार के द्वारा कहा गया कि नहीं होना चाहिए। किसी ने नहीं, झूठ बोलते हैं। तो ये जो एलिगेशन चाहते हैं कि परिवार की तरफ से जाएगी, ऐसा कोई जो हमको तो सपना भी पता नहीं था भाई, और हमको ज़्यादा वेदना भी नहीं होती। हम देख रहे हैं कि देश के लिए कुछ भलाई के काम हो रहे हैं यहाँ, और देश के सुधार के लिए कुछ काम हो रहे हैं, तो उससे हमको संतुष्टि है। सीडी बट रही है खूब, शायद जा रहा है राजीव भाई की सीडी में और जो चिकित्सा शिविर लगे सब, सीडी में भी लोग 25-25 रुपये की सीडी बांट रहे हैं। हम यहाँ 8 रुपये की सीडी दे रहे हैं, और लोगों ने 10 रुपया तो रेट रखा ही है उसका। आपने बताया लोग पहले जो था ना 20 का था ना उसमें, तो लोगों ने 25-25 की सीडी बांटी हुई। तो वो अपने धंधा करने में लगे, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो ये कोई आखिरी संदेश आज जो लोग हैं उनके लिए, तो संदेश आपका, जिसमें संदेश यही है भैया कि माता पिताओं के लिए कि जो बच्चों को रोकते हैं ऐसे काम करने से। माता पिताओं को तो यही संदेश है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें
जो गलत कामों से रुकें, गलत रास्ते पर न चलें, जी बशर्ते कि संस्कार यदि उनमें हैं तो। भाई माता पिता तभी संस्कार दे पाएंगे जब वो खुद में होंगे ना। जी जी यदि खुद में उन्हें कि ये संस्कार हैं तो बच्चों को संस्कार दें कि देश सेवा के लिए, देश की भलाई के लिए भी कुछ सोचें, अपने परिवार का वो करते हुए। ये नहीं कि परिवार को छोड़ के, जी अपने परिवार को साथ लेके देश की सेवा में लगें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो कुछ देश का भला हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है। जी और ये भ्रष्टाचार और ये इसकी बात जो चली है ना काले धन की, ये स्वामी जी ने कल से, यानी उनका भारत स्वाभिमान शुरू हुआ है 5 जनवरी 9 से, और 98 की आप सीडी कहीं मिल जाए आपको तो 1998 की सीडी में राजीव का व्याख्यान है स्वदेशी वो भ्रष्टाचार का और काले धन का। स्विस बैंक में भारत की लूट है। 98 की सीडी में स्वामी जी ने कल से शुरू किया है। तो आज जो बहुत सारे जो मार्केट में स्लोगन्स, नारे जो प्रचलित हैं वो कहीं ना कहीं कई साल 10-15 साल पहले राजीव भाई के ही द्वारा दिए गए हैं, जिन लोगों ने अपने नाम से प्रचार करना शुरू बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं सारा ज्ञान राजीव भाई का ही घूम फिर के लोगों के पास आजकल घूम रहा है। तो आपने जो उनके व्याख्यानों में जब आप जाते थे आपको क्या महसूस होता था जब आप देखते थे कि अरे इतने सारे लोग हैं, वो घर पे जब मिलने आते थे तो क्या आपकी वार्ता रहती थी उनसे? क्या वो वैसे ही बात करते थे जैसे वहाँ कुछ नहीं, हम तो केवल उनमें आपस में जो बात होती थी ना राजीव से उसको सुना करते थे। अच्छा क्योंकि हमको सुनने को नहीं मिलती थी ना, हमको आके बताता था घर पे। अच्छा कभी जिक्र भी करते थे, अच्छा अरे पिताजी आप क्या करेंगे, आप अपना काम करिए, ये तो सब होता ही, भैया फलाई जगह ऐसा हुआ यार, अरे ये तो सब होता ही रहता है राजनीति में, ये तो सब चलता ही रहता है। तो घर में जब आते थे तो वैसे कभी बातें नहीं करते थे? कभी नहीं, हम बुलाते थे आप जैसों को, अच्छा और उनसे जब वार्तालाप होता था हाँ। तब हम सुना करते थे उसको। अच्छा तो इस तरह से आप उनकी बातों को सुनने के लिए लाइव रहते थे। हाँ लाला थे। उसके बाद ये राजीव ने एक चीज़ और की बड़ी अच्छी कि उन्होंने ये जो खादी ग्राम उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए काम किया है, खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया, हाँ उसको मूर्त रूप देने के लिए कई लोगों को रोजगार दिया। हाँ हाँ। तो उस स्तर पे जो असल में उनका ख्याल था स्वदेशी का, कि स्वदेशी से हम परिवर्तन लाएंगे और स्वदेशी से ये भ्रष्टाचार ये सब मिटेगा। तो उसको स्वदेशी के सपने को देख के ग्राम उद्योग का वो किया था उन्होंने और उसको प्रतिपादित किया था ग्राम उद्योग आज राजीव भाई कि ग्राम उद्योग पनपेंगे, गांव में रोजगार मिलेगा व्यक्ति को, उसका पेट पालन होगा और इसका स्वदेशी का प्रचार होगा। तो हम स्वदेशी ग्राम उद्योग को ही प्रमोट करेंगे, बाकी कंपनियों के बने हुए माल को नहीं करेंगे। और अब भी वही हो रहा है कि हम जो माल अपने यहाँ ला रहे हैं केवल हाथ का बना हुआ और छोटे छोटे जो उद्योग हैं, लघु उद्योग, उनका ही माल हम बेच रहे हैं। बाकी किसी कंपनी का, स्वामी जी का कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं है, न किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है। आप अपने जीवन में क्या पालन करते हैं राजीव भाई का जो नियम है उनका पालन किस तरह? आपने जैसे अभी खादी पहनते, पहले आप नहीं पहनते थे? हाँ राजीव भाई को देखा जब उनसे प्रेरित आप? हाँ हाँ हाँ, उसी ने प्रेरणा हमको दी खादी की। से पिता प्रेरित होकर हाँ हाँ जी, ये संस्कार उन्होंने आप में डाले। हाँ, खादी का उसी ने हमको डाला था। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो राजीव भाई अंश के पहले से उनके बारे में जानकारी दी। तो अभी और भी माता जी के साथ बात करेंगे तो फिर सारी जानकारी के लिए हाँ। चलो।